देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार चाह रही थी, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता के अपने ही साथी ने टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया। दोस्तों बताएंगे कितना तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मोदी साहब के सामने राहुल गांधी ने उठाया है वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ बड़ा मामला दोस्तों, और स्पीकर को भी सुनाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार में कांग्रेस पार्टी की नौकरी 2 यात्रा को लेकर ऑफिशियल पोस्टर जारी कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपाइयों के साथ किया था खेला, वहीं पर बीजेपी को जीते हुए उम्मीदवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है दोस्तों। बताएंगे कहां पर क्या मजबूरी हो गई बीजेपी की, ये अपने नेताओं में ही आपस में फूटे पड़ी हुई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगले 10 दशक तक कभी चुनाव नहीं जीत सकती है और पश्चिम बंगाल में एक तरफा या इंडिया गठबंधन की पार्टियों की सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बंगाल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव अगले साल होने वाले हैं दोस्तों। वोटर लिस्ट को लेकर लगातार चुनाव आयोग और टीएमसी के लोग आपस में भिड़े पड़े हैं, दोनों के अलग अलग तरीके के दावे चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तैयारियां धूल फाक रही है दोस्तों। कारण यह है कि बीजेपी के पुराने नेता और नए नए आए नेताओं के बीच में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को फूटे आंख नहीं देख रहे हैं, इतनी ज्यादा आपस में नफरतें हैं दोस्तों। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को तापसी मंडल के रूप में तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। टीएमसी में शामिल होकर उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विधायक है तापसी मंडल, जो पिछली बार 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गई थी और विधायकी का चुनाव उन्होंने मंडल हल्दिया विधानसभा सीट से लड़ा था और जीत कर आई थी। 2020 में बीजेपी में आई तो उनको शुभेंदु अधिकारी लेकर आए थे और उनके पति अर्जुन मंडल भी साथ में आ गए थे दोस्तों। तापसी के टीएमसी में शामिल होने के क्या बड़े कारण है, इसे लेकर डिटेल में जो जानकारी आई है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभाजनकारी राजनीति चलती है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान का तनाव फैलाती है, इसके बाद जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कोई अलाउ नहीं करता। पार्टी के कुछ नेता है जो पुराने नेता है वो नहीं चाहते हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को कोई मौका दिया जाए, यानी 2 अलग अलग तरीके के गुट है, एक शुभेंदु अधिकारी का गुट है और दूसरा वैसे बीजेपी के नेताओं का गुट है जो पुराने नेता है, आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और इन्हीं दोनों के बीच में आपस में हितों का खिंचाव चलता रहता है दोस्तों। तीसरा यह कि पारिवारिक और राजनीतिक समन्वय, उन्होंने उल्लेख किया है कि एक ही परिवार के 2 अलग पार्टियों से जुड़े होने से जनता का विश्वास कम हो गया है। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर जबरदस्त तरीके का राजनीतिक प्रभाव पड़ता हुआ इससे नजर आने वाला है, क्योंकि बीजेपी 2021 में 77 सीटें जीती थी। अब तक बीजेपी के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। तापसी के जाने के बाद संख्या और ज्यादा घट गई है दोस्तों। टीएमसी धीरे धीरे करके मजबूत होती चली जा रही है। बीजेपी के जन विरोधी नीति से लोगों का मोह भंग हो गया है, इस तरीके का एक सिंबोलिज्म तैयार हो चुका है दोस्तों। वहीं पर राष्ट्रपति शासन की चर्चा जो बीजेपी के लोग कर रहे थे, इसे भी बंगाल की अस्मिता के खिलाफ माना जाता है और तापसी ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जिन्हें अपना गुरु मानती थी शुभेंदु अधिकारी, आज उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल रही है और बता रही है कि बीजेपी के लोग कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे। वहीं पर तापसी मंडल का टीएमसी में शामिल होना न केवल बीजेपी के लिए एक प्रतीकात्मक झटका है, बल्कि बंगाल की राजनीति में बदलाव के संकेत है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले गुट में असंतोष और बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के आरोप इस पलायन के प्रमुख मुद्दे हैं दोस्तों। और आने वाले समय के अंदर यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने आंतरिक मुद्दों को सुलझा पाती है या फिर टीएमसी इस लहर का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को और मजबूत कर पाएगी। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर वोटर लिस्ट में छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर यह दावा किया गया था कि बंगाल समेत देश भर के अंदर कई सारे ऐसे वोटर आईडी है, पहचान पत्र है, जिसमें 2-2 वोटर आईडी के सेम आईडी नंबर है दोस्तों। इस पर सवाल जब खड़े हुए तो चुनाव अधिकारियों ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अमूमन होता चला आ रहा है, लेकिन एड्रेस के आधार पर वोट डाले जाते हैं। लास्ट में जो बीएलओ की पर्ची आती है उसके आधार पर बूथ डिसाइड होता है और उस बूथ पर वोट पड़ते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, तो इसके बाद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया। तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी पहले ही इस मुद्दे पर सपोर्ट कर चुकी है टीएमसी के स्टैंड को और कई सारे सांसद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मुलाकात करने के लिए भी जा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के इलेक्शन में किए गए हेरफेर के बारे में भी आरोप लगाया था दोस्तों। और अब जो ये पूरा मामला सामने आया है तो पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी सरकार से डिस्कशन कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। देखते हैं सरकार डिस्कशन अलाउ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जिस तरीके का स्पीकर का बिहेवियर है, रवैया है, लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है दोस्तों। पर कांग्रेस पार्टी 16 मार्च से बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा पश्चिम चंपारण के भितरवा गांधी आश्रम से शुरू होगा और विभिन्न जिलों से होते हुए पटना में समाप्त होने वाला है दोस्तों। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली जाएगी, ऑफिशियल पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया है कि बिहार के युवाओं की हुंकार नहीं सहेंगे अत्याचार, पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा गांधी आश्रम से शुरू होने वाली है 16 तारीख को। आप देखेंगे कि एक बड़ा भीड़ देखने को मिलेगा और हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया दोस्तों। इन्होंने 8 मार्च को हुए कोरबा नगर निगम के सभापति पद के चुनाव
चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल को चुनाव में शिकस्त दे दी। दोस्तों हितानंद अग्रवाल को मात्र 18 वोट मिले, जबकि 33 से ज्यादा वोट प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता ने यहां पर खुद को सभापति बनवा लिया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस दौरान 11 कांग्रेस पार्टी के कोरबा के पार्षदों ने भी बीजेपी के बागी नेता को सपोर्ट कर दिया था दोस्तों, और उसके बाद बीजेपी को बागी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खेला कर दिया, भाजपाइयों में आपस में ही विवाद खड़ा करवा दिया दोस्तों, और यही तरीका है जिससे बीजेपी को अलग अलग स्तर पर कमजोर किया जा सकता है। अनुशासनहीनता इतनी ज्यादा बड़ी थी कि बीजेपी के मंत्री भी दुखी हो गए, तब कार्रवाई की गई है। देखते हैं नूतन सिंह का क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है। साथ साथ उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के प्रमुख बोले, कहा अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाइए, जय शिवाजी जय भवानी के नारे से उसका जवाब दीजिए। बीजेपी ने हमारे समाज के साथ जो किया है उसके लिए मैं बीजेपी को माफ नहीं करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों मराठा समुदाय के लोगों को फिर से एकजुट करते हुए मराठी अस्मिता की और उनका संकेत है। और जैसे आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी ने बयान देते हुए कहा था कि मुंबई की लैंग्वेज मराठी नहीं है, अन्य लैंग्वेज में भी बात किया जा सकता है, और इससे पता चल रहा है कि मुंबई के मराठी कल्चर को, मराठी कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आरएसएस के लोग, और इसीलिए उद्धव ठाकरे खुद मैदान में उतरे हैं दोस्तों। और जय भवानी जय शिवाजी के नारे के तहत बीजेपी को करारा जवाब देने की बात कही गई है। अगर आप भी मानते हैं कि एक मराठी मुख्यमंत्री को हटाकर बीजेपी ने अपना नेता मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद आरएसएस के नेता ने दिया बयान, भाषा को लेकर नया विवाद छेड़ दिया गया था। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग महाराष्ट्र के अंदर मराठी वर्सेस नॉन मराठी को लेकर फंसने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी अब तक नॉन मराठी को साथ में लेकर चल रही थी और कुछ मराठी वोटर भी उनको वोट दे रहे थे क्योंकि उन्हें विकास की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से शिंदे को हटाया गया, मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान न करना और फिर आरएसएस के द्वारा अपना पुराना हिंदुत्व का एजेंडा थोपे जाने को लेकर अब ये नई तरीके की हवा देखने को मिल रही है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी की चर्चा दिल्ली तक है दोस्तों। इस पर कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अंग बनकर काम कर रही है ईडी और ये भुला नहीं जा सकता, हम इसे कभी नहीं भुलाएंगे, याद भी रखेंगे और आगे आने वाले दिनों के अंदर इन्हें पता चलेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने कहा कि आज सुबह 6:30 बजे भिलाई के अंदर भूपेश बघेल के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। कोई हैरानी करने वाली बात तो है नहीं, हैरान करने वाली बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ पर ईडी को ही भेजने की एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। इस रेड का कोई कारण नहीं बताया गया है, किसी को नहीं मालूम क्यों हो रही है। कुछ दिन पहले कोर्ट ने बघेल साहब के खिलाफ सीबीआई का एक केस किया था जिसको खारिज कर दिया गया था दोस्तों। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी तक नहीं है, फिर भी ईडी ने उनके खिलाफ छापेमारी की है। खेड़ा ने कहा है कि हो सकता है कि आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी, उसको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, ध्यान हटाने वाला कुछ मुद्दा चाहिए था, इसीलिए ये किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों पहले और अब को लेकर सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वीवीआईपी कल्चर हम लोगों ने बंद कर दिया है। इस पर अब जो जवाब आया है दोस्तों ये कि नवी मुंबई के अंदर वीवीआईपी के लिए अलग से टर्मिनल्स बनेगा जो फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के लिए काम करेगा, यानी अलग से उनके लिए डेडिकेटेड टर्मिनल्स बन चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या इन लोगों के लिए अगर अलग से वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये कौन से तरीके का वीवीआईपी कल्चर खत्म किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और क्या ये फिर से एक नया जुमला नरेंद्र मोदी ने दिया था जो अब 100% तय हो चुका है कि ये जुमला मात्र था। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।